डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। कल हमने पढ़ा था क्लास 8th साइंस का सेकंड लेसन सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो हमने ये सब इसमें पढ़ा था कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये जो हैं सूक्ष्म जीव हैं, और विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे आज। और मित्रवत सूक्ष्म जीव हम ये भी कल पढ़ चुके थे, कहाँ सूक्ष्म जीव रहते हैं और दूध से दही कैसे बनता है, ये सब हमने कल पढ़ा था। इसके आगे हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। वैक्सीन के बारे में भी हमने कल पढ़ा था, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में किस प्रकार सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। ठीक है, इसी तरह पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी ये हमारे लिए बहुत लाभदायक। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। चलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब आपको देखना है कि हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य में, जंतुओं में तथा पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े तथा चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ठीक है, आइए इनकी हानिकारक गतिविधि के विषय में हम अब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो मनुष्य में कैसे सूक्ष्म जीव प्रवेश करेंगे? जब हम हवा सांस लेंगे तो हवा से सांस के द्वारा चले जाएंगे। कोई अशुद्ध पानी पिएंगे उसके द्वारा, दूषित पानी या भोजन के द्वारा हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव जो हैं प्रवेश कर जाते हैं। कोई संक्रमित व्यक्ति होगा या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग हम पर पहुंच सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव हम पर आ सकते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचरणीय रोग क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। ठीक है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस या विषाणु भी हवा में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है और ये क्षय रोग होता है, तो ऐसे में इनकी जब ये छींकते हैं या खांसते हैं तो विषाणु जो है वायरस वायु में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। ठीक है, तो और दूसरे व्यक्ति में हवा के साथ सांस के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हमें छींकते समय क्या करना चाहिए हमें इनसे बचाव के लिए? जैसे कोई भी जना छींकता है, हमें छींकते समय अपने मुंह और नाक और रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब कोई भी छींकता है तो हमें भी अपने मुंह पे हाथ रुमाल रख लेना चाहिए और उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए, अब कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। घरेलू मक्खी जो है, मक्खी के द्वारा भी रोग फैलता है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। मक्खी जो है कई जगह गंदी जगहों में बैठती है, आपने देखा होगा। उसके बाद वही मक्खी मनुष्य पर भी आ जाती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब वह मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, जब वो हमारे भोजन के ऊपर बैठेगी तो भोजन को भी दूषित कर देती है या उसमें रोग उत्पन्न कर देती है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। अब यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखना चाहिए। आप लोगों से कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढककर रखिए। ठीक है, बिना ढके भोजन को खाने से हमेशा हमें बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है
मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मादा एडीज मच्छर से जो है डेंगू का वायरस फैलता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, कभी भी हमें जो है ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कि खुला और दूषित भोजन हो। ठीक है, ये देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर इसमें आपको दिखा रखा है। ये रहा मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्र ना करने दो? आपने सुना होगा कि अध्यापक लोग, सभी लोग आपसे आजकल कहा जाता है कि कहीं भी घर के पास अपने पानी एकत्रित ना होने दें। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। तो मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? मच्छर होते हैं जल में। हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। कूलर में पानी जमा होता है, टायरों में, फूलदानों में, कहीं भी जल को एकत्र नहीं होने दें। अथवा अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं, जिसे अपनाकर। ठीक है, ऐसा आपने प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें एक सारणी दी गई है कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग कौन कौन। सबसे पहले क्षय रोग, जिसे ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी कहा जाता है। तो इसकी किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। और संचरण कैसे होता है इसका? हवा से। जब क्षय रोगी कोई खांसता है या तो उसके मुंह से जो छींटे निकलते हैं या कोई हवा के साथ बूंदें रहती हैं तो वो दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ठीक है, खसरा कैसे होता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है और ये भी वायु के द्वारा फैलता है। तो इसमें रोगी को पूरी तरह से अन्य रोगियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की सभी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर उसका टीकाकरण करवाया जाना चाहिए। अब चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस है, वायरस से फैलता है, जो सूक्ष्म जीव है, और ये भी वायु के सीधे संपर्क द्वारा फैल जाता है। और पोलियो भी वायरस से होता है और ये भी वायु या जल द्वारा फैलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हैजा, आपसे पूछा जाता है कि हैजा किससे फैलेगा? तो ये जीवाणु के द्वारा फैलता है और जल या भोजन के द्वारा फैल सकता है। और टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा होता है और जल के द्वारा फैलता है। तो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? व्यक्ति स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाए तथा भली भांति पके भोजन और उपला पेयजल और टीकाकरण करवाना चाहिए। हमेशा हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए ताकि वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है? हेपेटाइटिस ए भी वायरस के कारण होता है। ठीक है, और ये भी जल द्वारा फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, इसमें भी टीकाकरण करवाया जाना चाहिए। अब मलेरिया कैसे फैलेगा? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलेगा और मच्छर के काटने से होता है। तो इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमें मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव तथा मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के उपाय तालिका में हमने अभी आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कौन कौन से होते हैं जो जंतुओं में भी के द्वारा भी फैलते हैं? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग उत्पन्न के कारक नहीं है, बल्कि ये दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारण होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? तो ये की रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में जो है खुर का रोग होता है और मुंह का रोग वायरस के द्वारा ही फैलता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अब आपको देखना है कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण फसल का उपज में जो है बहुत कमी आ जाती है। जब इन पौधों में रोग उत्पन्न हो जाता है तो इनमें फसल की कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके हम इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए, ये तालिका आपको दी गई है। सारिणी सूक्ष्म दशमलव 2.2 सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। अब ये क्या क्या रोग हैं देखिए। नींबू कैंकर एक पौधों का रोग है। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और कैसे फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है। और दूसरा गेहूं की रस्ट, तो ये काहे के द्वारा फैलेगा? कवक के द्वारा और वायु एवं बीज से फैलता है, ठीक है। और भिंडी की पीत, तो ये वायरस के द्वारा फैलता है और कीट के द्वारा फैलता है, ठीक है। अब देखिए खाद्य विषाक्त, फूड पॉइजनिंग। अब देखो, आपने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग है। तो फूड पॉइजनिंग आखिर होता क्या है? बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्त के कारण होने वाली स्थिति है। जब बूझो को किसी व्यक्ति ने निमंत्रण दिया, उसके मित्र ने, उसने पार्टी में बहुत सारे व्यंजन खाए और घर आके अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टियाँ होने लगी। तो डॉक्टर ने उसका कारण बताया कि यह खाद्य विषाक्तता के कारण हुआ है। तो पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। पहेली सोच रही है कि आखिर भोजन विष कैसे बन सकता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो सूक्ष्म जीव कभी कभी भोजन में आते हैं और वही भोजन जब हम करते हैं तो भोजन को विषैला बना देते हैं, और वही भोजन हम करते हैं तो हम बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि खाद्य को हम भोजन को संदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। खाद्य परिरक्षण अध्ययन में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के विषय में पढ़ा था। हम पके भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से जो है दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? अब आप देखते होंगे कि कभी कभी घर में ब्रेड जब खुले में पड़ी रहती है उसमें फफूंदी लग जाती है, कवक लग जाते हैं, ठीक है। और दूषित भोजन जब हो जाता है तो उसमें दुर्गंध भी आती है, उसका स्वाद खराब हो जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को जो है प्रदूषित कर देते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे। अब पहेली क्या करती है? कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं होता। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं तथा इन्हें सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाते हैं, ठीक है। सबसे पहले रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक और खाद्य तेल के प्रयोग द्वारा हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में प्रयोग करते हैं। अचार बनाने में हम नमक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में रासायनिक का प्रयोग करके उन्हें संदूषित होने से हम बचाते हैं, ठीक है। नमक द्वारा परिरक्षण। अब नमक द्वारा परिरक्षण किस प्रकार हम करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। मछली और मांस को हम बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए सूखे नमक से उसे ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। अब चीनी द्वारा हम किस प्रकार परिरक्षण कर सकते हैं? जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित कर देती है, ठीक है। अगला है तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षण। तो तेल एवं सिरके का उपयोग
अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा हम करते हैं, ठीक है। तेल और सिरके के द्वारा। गर्म एवं ठंडा रखना। अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि घर में सभी लोग दूध बॉईल करते हैं तो उससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अपना भोजन कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चीकृत है। तो पाश्चीकृत आखिर होता क्या है? ठीक है, पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पाश्चीकृत दूध जो हमारा आता है तो इसको हम बिना उबाले प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पाश्चीकरण की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे कि लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। भंडारण एवं पैकिंग। अब देखना है कि भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। आपने कक्षा 6 और 7 में राइबोजियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइबोजियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेब और मटर एक सहजीविता हैं। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम अगले भाग में समझते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या है? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का जो है आवश्यक घटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है, ठीक है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं। कोई भी पौधे और जीव जंतु नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो पौधे इसका उपयोग कैसे करते हैं? जड़ के द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनके प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर सकते हैं। जब पौधे और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जीवाणु और कवक उनको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में भी परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है, ठीक है। ये देखिए इसमें ये चक्र दिखाया गया है, नाइट्रोजन चक्र। तो सबसे पहले मिट्टी में उपस्थित जो है ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं। यहाँ से पौधों द्वारा अवशोषण हुआ, फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट हुआ, ठीक है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हुआ। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक से क्या हुआ? ठीक है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में, इस तरह ये चक्र जो है चलता जाता है, ठीक है। चलिए अब ये डियर स्टूडेंट, आज ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें आपने कौन कौन से मेन प्रमुख शब्द पढ़े थे? वो पढ़े थे शैवाल क्या होते हैं, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, कवक, संक्रामक रोग क्या होते हैं, कींवन, कवक, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, ये सब आपने नए शब्द इसमें पढ़े थे, ठीक है।
तो अब आपने इस लेसन में क्या क्या मेन चीज़ें सीखी, हम उन मेन पॉइंट अब पढ़ेंगे कि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। अगला पॉइंट है यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। अगला है सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ये एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। नंबर 3, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे जो है अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि और अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी होते हैं। अगला पॉइंट है कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे की मृत पौधों, जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त भी कर देते हैं। अगला पॉइंट है कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो अगला पॉइंट है मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और विशेष जीवाणु जो कुछ होते हैं मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन आज का यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो तब तक आप इसको पढ़िए, और जिसने पहला पार्ट ना पढ़ा हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट भी पढ़ सकते हैं। और तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।